नमस्कार दोस्तों, मैं गजेंद्र गंजीर ट्यूटोरियल के इस ऑनलाइन ई एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज हम लोग पुनः छत्तीसगढ़ का एक महत्वपूर्ण टॉपिक छत्तीसगढ़ की लोक कला एवं संस्कृति से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। ये इसका दूसरा पार्ट है। इसके पहले पार्ट ऑलरेडी हमारे यूट्यूब चैनल में अपलोड किए जा चुके हैं, तो अगर आपने नहीं देखा है तो बिल्कुल इसको जाके देखिए। जितने भी हम लोग ये प्रश्नोत्तर का श्रृंखला सॉल्व कर रहे हैं, ये आपके आगामी जितने भी एग्ज़ाम हैं, जैसे कि प्रयोगशाला परिचारक हो गया, हॉस्टल वार्डन हो गया और बहुत सारे जो एग्ज़ाम होने को है, सबके लिए महत्वपूर्ण होंगे। तो चलिए फिर आज की इस क्लास का हम लोग शुभारंभ करते हैं और बढ़ते हैं हमारे पहले प्रश्न पे। हमारा पहला प्रश्न क्या है, देखिए, सुआ नृत्य के बारे में असत्य कथन की पहचान कीजिए। किसके बारे में? सुआ नृत्य के बारे में। पहला कथन है, इस नृत्य को मुकुरधर पांडे जी ने छत्तीसगढ़ का गरबा कहा है। दूसरा, इस नृत्य में किसी भी प्रकार के वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं किया जाता। तीसरा, सुआ नृत्य दीपावली के कुछ दिन पहले शुरू होता है और लक्ष्मी पूजन तक चलता है। और चौथा है डी, इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा कथन असत्य है ये आपको बताना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। तो देखते हैं पहला कथन क्या कह रहा है कि इस नृत्य को मुकुरधर पांडे जी ने छत्तीसगढ़ का गरबा कहा है। बिल्कुल सही है। अगर आपसे पूछेगा कि छत्तीसगढ़ के कौन से नृत्य को छत्तीसगढ़ का गरबा कहा जाता है, तो सुआ नृत्य को। और ऐसा किसने कहा है? तो मुकुरधर पांडे जी ने। अब मुकुरधर पांडे जी के बारे में आपको ध्यान रखना है कि ये मुकुरधर पांडे वही व्यक्ति है जिन्होंने कालिदास ने रामगढ़ की पहाड़ी पर मेघदूत की रचना किया था, और उसी मेघदूत का छत्तीसगढ़ी में अनुवाद किसने किया था? मुकुरधर पांडे जी ने। यही मुकुरधर पांडे जी है जिन्हें हमारे छत्तीसगढ़ में सबसे पहले पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यही मुकुरधर पांडे जी है जो हमारे छत्तीसगढ़ के छायावादी प्रवर्तक कवि है। पूजा के फूल कुर्री के प्रति इसकी प्रमुख रचनाएं हैं। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि मुकुरधर पांडे जी ने सुआ नृत्य को छत्तीसगढ़ का गरबा कहा है। पहला बिल्कुल सही है। दूसरा, इस नृत्य में किसी भी प्रकार के वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं किया जाता। बिल्कुल सही है। सुआ नृत्य में किसी भी प्रकार के वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं होता है। सुआ नृत्य को यहाँ की जो महिलाएं हैं, हमारे छत्तीसगढ़ अंचल की महिलाएं हैं या युवती हैं, ये ताली की थपकी देकर इस नृत्य को करते हैं। जैसे कि ध्यान रखना, मैंने बताया था आपको राउत नाचा। राउत नाचा एक पुरुष प्रधान नृत्य है, वैसे ही सुआ नृत्य क्या है? महिला प्रधान नृत्य है। छत्तीसगढ़ में निवास करने वाली जो महिलाएं हैं या युवतियां हैं, वो सब क्या करते हैं? दीपावली के अवसर पर सुआ नृत्य को करते हैं। और इस नृत्य में किसी भी प्रकार के वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं होता। इसको ताली की थपकी देकर इस नृत्य को किया जाता है। तीसरा, सुआ नृत्य दीपावली के कुछ दिन पहले शुरू होता है और लक्ष्मी पूजन तक चलता है। बिल्कुल सही है। तीसरा स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। और चौथा, इनमें से कोई नहीं। तो आपको असत्य कथन की पहचान करना है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि तीनों ऊपर के कथन क्या है? आपका सत्य है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दूसरे क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या है? निम्न में से चैत्र माह में कौन सा पर्व नहीं मनाया जाता? चैत्र माह में पूछा गया है। ठीक है, ऑप्शन है, देखिए, आपका माटी त्योहार, सरहुल पर्व, गोबर बोहरौनी पर्व और आपका अक्ति पर्व। तो किसको आपका चैत्र माह में नहीं मनाया जाता? तो देखो, चैत्र माह में कौन कौन से पर्व मनाते हैं? अगर चैत्र माह की मैं बात करूँ तो चैत्र माह में आपका सरगुजा अंचल में, याद रखना, सरगुजा अंचल। चैत्र माह में सरगुजा अंचल में कौन सा त्यौहार मनाते हैं? तो सरहुल त्यौहार। कौन सा त्यौहार? सरहुल त्यौहार। ठीक है, सरहुल त्यौहार या सरहुल पर्व का आयोजन होता है सरगुजा अंचल में। और सरहुल पर्व को मनाते कौन लोग हैं? तो आपको ध्यान रखना, उराव जनजाति के लोग। उराव जनजाति, ये उराव जनजाति के लोग हैं, वो सरगुजा अंचल के प्रमुख जनजाति है जो कुडुख बोली का प्रयोग करते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। तो उराव जनजाति के द्वारा ही चैत्र माह में सरहुल पर्व मनाते हैं। और किस उपलक्ष्य में मनाते हैं? तो ध्यान रखना, जब साल के वृक्ष में जब नया फूल आता है, तो उसी के उपलक्ष्य में उराव जनजाति के द्वारा सरगुजा अंचल में सरहुल पर्व मनाते हैं। और सरहुल पर्व, इसी सरहुल के नाम से आपका गीत भी है, इसी सरहुल के नाम से आपका नृत्य भी है। तो याद रखना, सरहुल पर्व भी है, सरहुल गीत भी है, सरहुल नृत्य भी है। ठीक है, तो यह सरगुजा अंचल की बात हो गया। अब मैं बात करता हूँ बस्तर। ठीक है, बस्तर अंचल की। तो बस्तर अंचल में चैत्र माह में कौन कौन से पर्व मनाते हैं? तो सबसे पहले तो माटी त्योहार। ये क्वेश्चन 2-3 बार पूछा गया ना, माटी त्योहार। माटी त्योहार को और किस नाम से जानते हैं? बीज पुटनी। माटी त्योहार को बीज पुटनी त्योहार के नाम से भी जानते हैं। पहला चीज़ तो। दूसरा और कौन सा त्यौहार मनाते हैं? दूसरा आपको ध्यान रखना है, चैत्रई पर्व। कौन सा पर्व? चैत्रई पर्व। चैत्र माह का स्वागत करने के लिए बस्तर अंचल में चैत्रई पर्व मनाते हैं। तीसरा आपको ध्यान रखना है, बस्तर अंचल में अगर मैं सुकमा जिला की बात करूँ, सुकमा जिला, तो सुकमा जिला में एक विकासखंड है जिसका नाम है छिंदगढ़ विकासखंड। तो सुकमा जिला के छिंदगढ़ विकासखंड में मनाया जाता है जी आपका गोबर बोहरौनी पर्व। कौन सा पर्व? आपका गोबर बोहरौनी। ठीक है, गोबर बोहरौनी पर्व का आयोजन किया जाता है। ये आपका 10 दिन तक चलता है। होता क्या है, मैंने इसके पहले वाले पार्ट में इसके बारे में पूरे बताया हुआ है,
तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो जाके देखिएगा, ठीक है। तो सरगुजा अंचल में सरहुल पर्व, बस्तर अंचल में माटी त्यौहार चैत्री पर्व और आपका गोबर बोहरौनी पर्व। अब देखो ऑप्शन में देखते हैं, माटी त्यौहार बिल्कुल सही है, माटी त्यौहार तो मनाते हैं, सरहुल त्यौहार भी मनाते हैं, गोबर बोहरौनी त्यौहार भी मनाते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, अक्ति। अक्ति त्यौहार को चैत्र माह में नहीं मनाते, क्योंकि अक्ति त्यौहार को मनाया जाता है आपको बैसाख माह में। कौन सा माह में, बैसाख माह। इसको बैसाख माह में मनाया जाता है। बैसाख माह में आपको ध्यान रखना है शुक्ल पक्ष तृतीया, बैसाख माह में शुक्ल पक्ष तृतीया को अक्ति या अक्षय तृतीया मनाया जाता है। इसी को आपका गुड्डा गुड्डी पर्व के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चले अब इसके बाद चलते हैं हम अपने नेक्स्ट प्रश्न में। हमारा नेक्स्ट प्रश्न क्या है, देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है अक्षय तृतीया पर्व के बारे में असत्य कथन की पहचान करें। जब भी जस्ट मैंने हमने देखा कि अक्षय तृतीया पर्व का जो आयोजन होता है वो आपका बैसाख माह में शुक्ल पक्ष तृतीया को होता है। इसी को अक्षय तृतीया या गुड्डा गुड्डी पर्व के नाम से भी जानते हैं या अक्ति पर्व के नाम से भी जानते हैं, है ना। तो पहला कथन, इस पर्व को बैसाख शुक्ल तृतीया को मनाया जाता है, बिल्कुल सही है। पहला स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है जी, है ना। दूसरा, इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है, ये भी आपका बिल्कुल सही है। और पौराणिक ग्रंथों के अनुसार इस दिन किया गया कार्य अक्षय फल देता है, बिल्कुल सही है। याद रखना, अक्षय तृतीया के दिन जो किया गया कार्य है वो अक्षय फल देता है, ऐसा मानकर बहुत सारे जो बड़े कार्य होते हैं या शुभ कार्य होते हैं सभी को अक्षय तृतीया के दिन ही किया जाता है ना। चौथा चीज, इस दिन पालक बच्चे बनकर पूरे रीति रिवाज के साथ अपने गुड्डे गुड्डियों का विवाह कराते हैं। यहाँ पर अच्छे से इस कथन को पढ़िए, देखो क्या लिखा है। इस दिन आपका इस दिन पालक बच्चे बनकर, यहाँ पर बोला गया पालक बच्चे बनकर। पालक बच्चे नहीं बनते हैं, बच्चे क्या कौन बनते हैं, पालक बनते हैं। बच्चे पालक बनकर, ठीक है, बच्चे क्या बनकर, पालक बनकर। इस दिन बच्चे पालक बनकर क्या करते हैं, पूरे रीति रिवाज के साथ अपने गुड्डे गुड्डियों का विवाह रचाते हैं। इसीलिए अक्षय तृतीया पर्व को आपका गुड्डा गुड्डी पर्व या आपका पुत्रा पुत्री पुत्री पर्व के नाम से भी जानते हैं। इसको आपका गुड्डा गुड्डी पर्व या पुत्रा पुत्री पर्व के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, समझ में आ गया। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा पर डी ऑप्शन, क्योंकि इस दिन होता क्या है, इस दिन बच्चे पालक बनते हैं, ना कि पालक बच्चे बनते हैं। बाकी तीनों कथन तो सही है। साथ ही साथ अभी सहकारिता एग्जाम में क्वेश्चन आया था कि कौन से पर्व में जलदान देने की परंपरा होती है, तो आपको ध्यान रखना है अक्ति त्यौहार में, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है जी। तो शुक्ल पक्ष तृतीया कौन से माह में, आपका बैसाख माह के शुक्ल पक्ष तृतीया मनाया जाता है आपका अक्षय तृतीया। आगे बढ़ते हैं, चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, देखिए। गंगा दशहरा पर्व का आयोजन कौन से माह में होता है, चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ और आषाढ़। तो याद रखना, जो गंगा दशहरा पर्व है इसका आयोजन होता है आपका ज्येष्ठ माह में। कौन से माह में, ज्येष्ठ माह में आपको ध्यान रखना है। गंगा दशहरा पर्व का आयोजन कौन से माह में होता है जी, आपका ज्येष्ठ माह में होता है। याद करने के लिए एक तरीका बता रहा हूँ, गंगा माँ की जय, है ना, गंगा माँ की जय, ये तरीका है। तो जय से आपको ध्यान रखना है ज्येष्ठ, ठीक है। तो ज्येष्ठ माह में याद रखना, ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष दशमी तिथि को भी आपको ध्यान रखना है, शुक्ल पक्ष दशमी। ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष दशमी को कौन सा पर्व मनाया जाता है, आपको गंगा दशहरा पर्व मनाते हैं, ठीक है। अब कहाँ मनाया जाता है ये भी आपको ध्यान रखना है, कहाँ मनाया जाता है। तो याद रखना है आप लोग को, इधर बैकुंठपुर है ना, बैकुंठपुर और चिरमिरी, बैकुंठपुर और चिरमिरी वाले क्षेत्र में इस गंगा दशहरा पर्व को मनाते हैं। ऐसा माना जाता है कि आपका इसी दिन गंगा माता का भूलोक पे अवतरण हुआ है, और उसका अवतरण हुआ है ऐसा समझकर बैकुंठपुर और चिरमिरी क्षेत्र में निवास करने वाले जो स्थानीय लोग हैं वो गंगा माता का सम्मान करने के लिए या गंगा माता के प्रति धन्यवाद समर्पित करने के लिए इस पर्व को मनाते हैं। और ऐसा माना जाता है कि इस दिन यहाँ के जो बैकुंठपुर और चिरमिरी क्षेत्र में निवास करने वाले जो आपका युवक युवतियाँ हैं वो आसपास के तालाबों में, पोखरों में जाकर स्नान करते हैं, और ऐसा माना जाता है कि स्नान करने से उनके सारे पाप धुल जाएंगे, ऐसा। तो इन सभी मान्यताओं के साथ जो बैकुंठपुर और चिरमिरी क्षेत्र में निवास करने वाले जो लोग हैं वो लोग आपका ज्येष्ठ माह में शुक्ल पक्ष दशमी को गंगा दशहरा पर्व मनाते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, चले नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, गोंचा पर्व के बारे में असत्य कथन की पहचान कीजिए। पूछा गया गोंचा पर्व को ही आपका रथ यात्रा पर्व के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, गोंचा पर्व को आपका रथ यात्रा, इसी को आपका रथ यात्रा पर्व के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो चलिए, इस पर्व का आयोजन आषाढ़ माह में शुक्ल पक्ष द्वितीया को होता है। कई बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन, याद रखना। ये जो गोंचा पर्व होता है इसका आयोजन कब होता है, आषाढ़ माह में शुक्ल पक्ष द्वितीया। तिथि को भी ध्यान रखना ना, यहाँ पास अगर ऑप्शन में ऐसा दे देगा कृष्ण पक्ष द्वितीया तो गलत हो जाएगा। यहाँ पास बोला गया शुक्ल पक्ष द्वितीया, तो बिल्कुल सही है।
तो गोंचा पर्व का आयोजन आषाढ़ माह में शुक्ल पक्ष द्वितीया को होता है, बिल्कुल सही है। इस पर्व को मनाने की शुरुआत काकतीय वंशी शासक अन्नम देव ने किया था, गलत है। इस पर्व को मनाने की शुरुआत काकतीय वंशी शासक पुरुषोत्तम देव ने किया था। किसने किया था? पुरुषोत्तम देव। काकतीय वंशी शासक पुरुषोत्तम देव ने किया था, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जबकि यहाँ पास अन्नम देव लिखा है तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा हमारा? गलत हो जाएगा। तीसरा, इस पर्व को रथ यात्रा पर्व के नाम से भी जानते हैं, मैंने बताया ना, गोंचा पर्व को रथ यात्रा पर्व के नाम से भी जानते हैं। और चौथा, आषाढ़ माह में बीज बोहनी पर्व का आयोजन किया जाता है, बिल्कुल सही है। आपका आषाढ़ माह में अगर मैं सरगुजा अंचल की बात करूँ तो सरगुजा अंचल में बीज बोहनी पर्व को मनाते हैं। और बीज बोहनी जो पर्व है कृषि पर आधारित पर्व है जिसको पहाड़ी कोरवा जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। तो चौथा स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है, तीसरा भी बिल्कुल सही है। तो कौन सा गलत है? दूसरा। तो आपको असत्य कथन की पहचान करना है, तो इसका सही आंसर होगा आपका सेकंड ऑप्शन। आपको ये ध्यान रखना है कि बस्तर अंचल में जो गोंचा पर्व है इसको मनाने की शुरुआत काकतीय वंशी शासक पुरुषोत्तम देव ने किया है, ना कि अन्नम देव ने, है ना। ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, चले नेक्स्ट प्रश्न क्या है हमारा? नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। सावन माह के संबंध में असत्य जोड़े की पहचान कीजिए। देखो, एक तरफ सावन माह में तिथि को बताया गया है और एक तरफ उसमें मनाया जाने वाले पर्व को बताया गया है। तो कौन सा जोड़ा आपका सुमेलित नहीं है, कौन सा जोड़ा असत्य है, उसी को आपको बताना है। देखिए, पहला, सावन मास के अमावस्या को मनाया जाता है हरेली पर्व, बिल्कुल सही है। हरेली पर्व को किसानों का सबसे पहला पर्व भी माना जाता है। आप सभी को पता होगा, इस दिन जितने भी किसान हैं वो अपने कृषि उपकरणों की पूजा करते हैं। इस दिन गुड़ा चीला का विशेष महत्व होता है। इस दिन आपका कृषि की देवी कुटकी देवी की पूजा किया जाता है, ठीक है, आपको ध्यान रखना। और इसी दिन जो ग्रामीण अंचल में सौनाही अंकन भी किया जाता है। इसी दिन नारियल फेंक प्रतियोगिता का आयोजन होता है। इसी दिन जो राउत लोग होते हैं सभी के घर में जाकर नीम की पत्ती को खोजते हैं, लोहार लोग कील को ठोकते हैं, ये सबको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो पहला तो बिल्कुल सही। दूसरा, शुक्ल पक्ष पंचमी, सावन माह की शुक्ल पक्ष पंचमी को मनाते हैं नाग पंचमी, ये भी आपका बिल्कुल सही है। और नाग पंचमी के अवसर पर आपका कुश्ती प्रतियोगिता होता है। नारियल फेंक प्रतियोगिता हरेली, लेकिन आपका कुश्ती प्रतियोगिता का आयोजन होता है नाग पंचमी के अवसर पर, ठीक है। उसके बाद पूर्णिमा, सावन माह की पूर्णिमा को मनाया जाता है आपका रक्षाबंधन, बिल्कुल सही है, ये भी बिल्कुल सही है ना। और सावन माह में शुक्ल पक्ष अष्टमी को कजरी त्यौहार, ये गलत है। सावन माह में शुक्ल पक्ष नवमी से पूर्णिमा तक, सावन माह में शुक्ल पक्ष नवमी से पूर्णिमा तक मनाया जाता है आपका कजरी त्यौहार। कौन सा त्यौहार? कजरी त्यौहार, जो ऊपर में लिखा है। कजरी त्यौहार क्या होता है? तो ध्यान रखना, कजरी त्यौहार, ये क्वेश्चन पूछा गया ना, गेहूं एवं जौ के बुआई के मौसम को इंगित करता है। गेहूं एवं जौ के बुआई के मौसम को इंगित करता है, मौसम को क्या करता है? ये इंगित करता है। और इसका आयोजन कब होता है आपका? सावन माह में शुक्ल पक्ष नवमी से पूर्णिमा के बीच। जबकि यहाँ पास क्या बोल देंगे? अष्टमी, तो ये आपका गलत हो जाएगा। बाकी तीनों ऊपर का जो जोड़ा है ये आपका बिल्कुल सही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चलें। यहाँ पर देखो, भोजली का रोपण की बात हो रही है ना, तो भोजली का रोपण होता है आपका शुक्ल पक्ष नवमी से पूर्णिमा, लेकिन भोजली का विसर्जन होता है आपका सावन के बाद आता है भादो माह में कृष्ण पक्ष प्रथमा को भोजली का विसर्जन होता है। लेकिन भोजली को रोपित कब किया जाता है? आपका नवमी से पूर्णिमा के बीच में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है, देखते हैं। भादो माह के संबंध में सत्य कथन की पहचान कीजिए। देखो, भादो माह, पुनः एक तरफ तिथि दिया गया, एक तरफ पर्व के नाम दिया गया, बताना कौन सा आपका जोड़ा सुमेलित नहीं है। कृष्ण पक्ष प्रथमा को मनाते हैं भोजली विसर्जन, बिल्कुल सही है ना। जो भोजली को पहले जो रोपा गया है जिसको बोलते हैं कजरी त्यौहार, वो आपका सावन माह के नवमी से पूर्णिमा के बीच, उसी में भोजली को बोया जाता है। अब जब उसको बो लेते हैं तब उसके बाद भादो माह के कृष्ण पक्ष प्रथमा में उसका विसर्जन किया जाता है। और जब भोजली का विसर्जन करते हैं तो भोजली गीत गाते हैं, और उसी भोजली गीत में गंगा माता का नाम बार बार आता है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि कौन से गीत में गंगा माता का नाम बार बार आता है, तो भोजली गीत, ठीक है। तो ये बिल्कुल सही है। दूसरा, कृष्ण पक्ष चतुर्थी को बहुरा चौथ मनाते हैं, बिल्कुल सही है। भादो माह के कृष्ण पक्ष चतुर्थी को बहुरा चौथ मनाते हैं। इस पर्व में क्या होता है? इसमें बहुरा नामक धर्मपरायण गाय और गणेश भगवान जी की पूजा किया जाता है, ठीक है। कृष्ण पक्ष षष्ठी को मनाते हैं हल षष्ठी, ये भी बिल्कुल सही है। हल षष्ठी को कमरछठ पर्व या हलछठ पर्व के नाम से जानते हैं। जितने जो संतानवती माताएं होती है वो अपने पुत्र की दीर्घायु की कामना के लिए, है ना, पुत्र और पुत्री अर्थात संतान, अपने संतान की दीर्घायु की कामना के लिए क्या करती है? व्रत रखती है, याद रखना है। और इसी हल षष्ठी के दिन आपको पसेर चावल का विशेष महत्व होता है। 5 प्रकार के भाजी की सब्जी बनाया जाता है। इस दिन आपका गाय के दूध का सेवन वर्जित माना जाता है। सगरी बनाकर जो महिलाएं हैं, है ना, अपने पूजा के विभिन्न अनुष्ठानों को निभाती है। कौन से पर्व में? आपका कमरछठ पर्व में। अमावस्या, भादो माह की अमावस्या में मनाते हैं नवाखाई, गलत है जी। भादो माह की अमावस्या को तो मनाते हैं आपका पोला, है ना। भादो मास की अमावस्या को मनाया जाता है आपका पोला पर्व, जबकि यहाँ पास लिखा गया है नवाखाई पर्व, तो ये तो गलत हो जाएगा।
पोला पर्व आप सभी को पता होगा। पोला पर्व में जो कृषक भाई बहन होते हैं वो क्या करते हैं, जो आपका पशु होते हैं जैसे कि बैल हो गया, इनकी पूजा करते हैं, बैलों को सजाते हैं और बैलों के प्रति आभार व्यक्त करने के लिए उसकी पूजा करते हैं, है ना, अमावस्या में अर्थात पोला पर्व में। तो आपका अमावस्या को पोला मनाते हैं, जबकि अमावस्या को नवाखाई दिया गया, तो ये आपका गलत हो जाएगा। नवाखाई मतलब नई फसल के आगमन पर मनाते हैं, लेकिन वो भादो माह की पूर्णिमा को मनाते हैं, ना कि अमावस्या को। भादो माह की अमावस्या को मनाते हैं पोला, और भादो माह की पूर्णिमा बोलेगा तब आपका आएगा नवाखाई। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न में आगे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या देखिए, हरेली पर्व के बारे में सत्य कथन की पहचान कीजिए। इसका आयोजन श्रावण मास के आवश्यक होता है, बिल्कुल सही है। इसे ही हमारे छत्तीसगढ़ में किसानों का प्रथम पर्व मानते हैं, हरियाली का पर्व माना जाता है। इस दिन जो आपका जितने जो किसान हैं वो अपने कृषि उपकरणों की पूजा करते हैं। कृषि की देवी कुट की देवी की पूजा किया जाता है। इस दिन बूढ़ा चीला बनाया जाता है। इस दिन हरतालिका बताओ सौनाही अंकन किया जाता है ना, सौनाही अंकन। इस दिन आपका सौनाही अंकन किया जाता है, सौनाही गीत गाया जाता है। तो ये सबको आपको ध्यान रखना है। तो पहला स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है। दूसरा देखते हैं, दूसरा, यह छत्तीसगढ़ का प्रथम पर्व जिसे गेड़ी पर्व के नाम से जाना जाता है। ध्यान रखना, बिल्कुल सही है। इसको गेड़ी पर्व के नाम से भी जानते हैं। गेड़ी आपका एक बांस से बनाया जाता है, गेड़ी को, जिसमें बच्चे क्या करते हैं, उसमें चढ़ते हैं। और गेड़ी नृत्य भी होता है, गेड़ी दौड़ प्रतियोगिता भी होता है। तो दूसरा भी बिल्कुल सही है। तीसरा, हरेली त्यौहार में घर के बाहर गोबर से प्रेत बनाया जाता है, इसी को बोलते हैं सौनाही अंकन। सावन में अंकन करते हैं प्रेत का, इसलिए बोलते हैं इसको सौनाही अंकन। मतलब ऐसी मान्यता है कि जो हरेली के दिन जो काली शक्तियाँ हैं ना बहुत ज़्यादा हावी हो जाती है, तो उसी काली शक्तियों के प्रभाव से बचने के लिए जो ग्रामीण अंचल के जो निवासी हैं वो लोग अपने घर के मुख्य द्वार में गोबर से प्रेत का चित्र बना देते हैं, जिसी को बोलते हैं सौनाही अंकन। तो वही बोला गया है कि हरेली त्यौहार में घर के बाहर गोबर से प्रेत बनाया जाता है, बिल्कुल सही है। इस दिन कुश्ती खेल आयोजित की जाती है। देखो, इस दिन कुश्ती खेल नहीं होता जी, इस दिन आपका नारियल फेंक प्रतियोगिता होता है, गेड़ी दौड़ प्रतियोगिता होता है। इस दिन आपका कुश्ती खेल नहीं होता है। कुश्ती खेल का आयोजन तो आपका नागपंचमी में होता है। कुश्ती खेल का आयोजन नागपंचमी में होता है, तो इसलिए ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में हम लोग चलते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न क्या देखते हैं, नागपंचमी के अवसर पर कहाँ का मेला लगता है? सिरपुर का, दल्हा पहाड़ का, सिहावा पहाड़ का, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना, नागपंचमी के अवसर पर, जो कि नागपंचमी का आयोजन होता है सावन माह में शुक्ल पक्ष पंचमी को, और नागपंचमी के अवसर पर जो दल्हा पहाड़ है, दल्हा पहाड़ जो कि जांजगीर चांपा में स्थित है, तो दल्हा पहाड़ का मेला लगता है। और अभी जस्ट मैंने बताया कि नागपंचमी के अवसर पर कुश्ती प्रतियोगिता का भी आयोजन होता है। आगे बढ़ते हैं। हरेली में नारियल फेंक और गेड़ी दौड़, और आपका नागपंचमी में कुश्ती हो जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भोजली पर्व के बारे में सत्य कथन की पहचान कीजिए। इस पर्व का आयोजन भाद्र शुक्ल पक्ष प्रथमा को मनाया जाता है। देखो, मैंने बताया था, देखो भोजली को जो बोते हैं उसी को बोलते हैं कजरी त्यौहार। कजरी त्यौहार का आयोजन होता है आपका सावन माह के नौमी से पूर्णिमा तक। उसके बाद क्या होता है, भादो माह में कृष्ण पक्ष प्रथमा में वो जो भोजली बोए रहते हैं उसका विसर्जन करते हैं। तो यहाँ पास देखो, इस पर्व का आयोजन भादो शुक्ल पक्ष प्रथमा, यहाँ पास शुक्ल पक्ष लिख दिया गया है ना, यहाँ पास आएगा कृष्ण पक्ष। क्या आएगा, कृष्ण पक्ष। वही बोल रहा हूँ ना, एक एक चीज़ को आपको ध्यान रखना है। कृष्ण पक्ष प्रथमा को आपका भोजली विसर्जन पर्व मनाते हैं। तो पहला ही स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। दूसरा, भोजली पर्व मित्रता का प्रतीक है, बिल्कुल सही है, ध्यान रखना है। और भोजली में 5 प्रकार के बीज, धान, गेहूँ, चना, उड़द, कोदो, इसको बोया जाता है। और भोजली विसर्जन को छत्तीसगढ़ी में सिराना या उजेना कहते हैं। क्या कहते हैं, सिराना या उजेना भी कहा जाता है। तो ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। और इस पर्व को मनाते समय जब भोजली का जब विसर्जन करते हैं उस समय भोजली गीत गाया जाता है, और उसी भोजली गीत में गंगा माता का नाम बार बार आता है। ये आपको ध्यान रखना है, कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखते हैं, पंडवानी गायन का कथानक क्या है? रामायण, महाभारत, श्रीमद् भागवत और शिव पुराण। तो इसका क्वेश्चन आंसर आप सभी कर लिए होंगे, तो इसका सही आंसर होगा महाभारत। तो पंडवानी क्या है, तो महाभारत की कथा का छत्तीसगढ़ी में गीत में आख्यान को पंडवानी कहा जाता है। छत्तीसगढ़ का पंडवानी सबल सिंह चौहान के द्वारा रचित छत्तीसगढ़ी महाभारत पर आधारित है। पंडवानी की नायक कौन है? भीम है, और नायिका द्रौपदी जी है। पंडवानी में एक हुकारू देने वाला होता है जिसको रागी के नाम से जानते हैं। ठीक है, पंडवानी में वाद्य यंत्र के रूप में तंबूरा और खड़ताल का प्रयोग किया जाता है। हमारे छत्तीसगढ़ में देखा जाए तो पंडवानी गायन की 2 शैलियाँ हैं, वेदमती शैली और कापालिक शैली। वेदमती शैली में केवल शास्त्र सम्मत गायन का कार्य होता है, जबकि कापालिक में गाने के साथ साथ नृत्य भी होता है। वेदमती शैली के प्रमुख कलाकार हैं झाड़ू राम देवांगन, पूना राम निषाद, रेवा राम साहू, रितु वर्मा, ये सब। कापालिक शैली के प्रमुख कलाकार हैं तीजन बाई, शांति बाई, उषा बाई, ये सब कापालिक शैली की प्रमुख गायिका है। तो इन सभी बातों को आपको किसके संदर्भ में, पंडवानी के संदर्भ में आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। अब मैं थोड़ा सा स्पीड चलूंगा क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन हैं छोटे छोटे। आगे बढ़ते हैं।
छत्तीसगढ़ की बहादुरी के संबंध में लोक नृत्य या नाटक किसे कहा जाता है? तो इसका भी सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका भी सही आंसर होगा आपको पंडवानी। पंडवानी को ही छत्तीसगढ़ की बहादुरी के संबंध में लोक नृत्य या नाटक भी कहते हैं। अब भी मैंने बताया पंडवानी के संदर्भ में कि महाभारत की कथा का छत्तीसगढ़ी में गीत में आख्यान को ही पंडवानी कहते हैं। और छत्तीसगढ़ का जो पंडवानी है वो सबल सिंह चौहान के द्वारा रचित छत्तीसगढ़ी महाभारत पर आधारित है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। इस राज्य में पंडवानी गाथा गीत गाने वाली प्रमुख जनजाति कौन सी है? प्रजा प्रधान, मुरिया मुरिया, पारधी, भिम्मा और कोल और उराव। ये आपका कोल है ना, कोल और उराव। तो चलिए बताने इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? प्रजा और प्रधान। तो अगर आपसे पूछेगा कि पंडवानी गाथा गायन करने वाली प्रमुख जनजाति कौन सी है, तो आपका प्रजा और प्रधान। जिसमें से प्रजा जनजाति के लोग हैं आपका दक्षिण छत्तीसगढ़ अर्थात बस्तर क्षेत्र में निवास करते हैं, और आपका प्रधान है आपका मैकल पर्वत श्रेणी के आसपास ये जनजाति के लोग क्या करते हैं? निवास करते हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में लोग आगे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इस राज्य के निम्नलिखित में से किस लोकगीत में सारंगी या एकतारा का प्रयोग किया जाता है वाद्य यंत्र के रूप में? ऑप्शन दिया गया है आपका भरथरी, सुबा, पंथी और बांस गीत। देखो बांस गीत में वाद्य यंत्र के रूप में किसका प्रयोग होगा? बांस का प्रयोग होता है। पंथी गीत में वाद्य यंत्र के रूप में आपका ध्यान रखना है, ये आपका ये पंथी गीत में आपको ध्यान रखना है जी, वाद्य यंत्र के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? आपका झांझ, मांदर और झांझ। ठीक है, पंथी गीत में वाद्य यंत्र के रूप में मांदर और झांझ का प्रयोग होता है। सुआ गीत में तो किसी भी प्रकार के वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं होता, वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं होता है। तो भरथरी में ही किया जाता है कि आपका सारंगी और एकतारा। भरथरी का ही वाद्य यंत्र का नाम है सारंगी और एकतारा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? आपका ए हो जाएगा। इसका सही आंसर क्या होगा? ए, है ना। बांस गीत में बांस वाद्य यंत्र का प्रयोग होता है। पंथी गीत में आपका मांदर और झांझ का प्रयोग होता है। सुआ में तो कोई वाद्य यंत्र का प्रयोग ही नहीं होता। भरथरी में सारंगी और एकतारा। साथ ही साथ पंडवानी में आपका तंबूराम खड़ताल, पंडवानी में तंबूराम खड़ताल, ये भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? और साथ ही साथ पता होगा आप लोग को भरथरी के बारे में। जो भरथरी ज्ञान है राजा भरथरी और रानी पिंगला के वियोग गाथा पर आधारित एक लोकगीत है। ठीक है, और हमारे छत्तीसगढ़ में भरथरी की प्रमुख गायिका है स्वर्गीय श्रीमती सुरुजबाई खांडे। ये भी आपको याद रखना है, क्वेश्चन पूछा गया है। आगे बढ़ते हैं, हमारा नेक्स्ट प्रश्न क्या है देखते हैं। निम्न काव्यांश किस गाथा से उद्धित है? मतलब यहाँ पास एक काव्यांश को दिया गया है, बोला गया है ये इसको कौन से आपका गाथा से लिया गया है? बड़ सैताधारी लक्ष्मण जति जोगी, 12 बरस जोग करे रे भाई, 7 दोहरा के भोजन पका के, बिन जोते के जमीन के चौर, हरि मुंगन के दार पकाई, बिगन सिकुल के पतरी बना के। ये आपका एक काव्यांश है। तो पूछा गया कि ये जो काव्यांश है कौन सी गाथा की है? आपका कौला रानी गाथा की, या अहिमर रानी कैना की गाथा की, या सी है आपका फूल कुंवर गाथा की, और डी है आपका फूलबासन गाथा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा आपका फूलबासन गाथा। ठीक है, ये जो काव्यांश दिया गया ये फूलबासन गाथा के अंतर्गत इसको बताया गया है। इसमें बताया गया है कि इसमें जो आपका सीता माता जी है वो लक्ष्मण भगवान जी से फूलबासन नामक फूल को लाने का आग्रह करती है। तो उसी का बखान इस पंक्तियों के माध्यम से किया गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका डी, फूलबासन, जिसमें सीता माता के द्वारा लक्ष्मण जी से फूलबासन नामक फूल को लाने का आग्रह किया जा रहा है। ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न क्या देखते हैं। इस राज्य का निम्नलिखित में से कौन सा लोकनाट्य उत्तर प्रदेश की रासलीला से अधिक प्रभावित है? चंदैनी गोंदा, रहस, नाचा, गम्मत। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आपका रहस हो जाएगा। रहस, जो रहस है वो आपका उत्तर प्रदेश की रासलीला से अधिक प्रभावित है। और रहस करने के लिए जो मंच होता है उसको रास बेड़ा के नाम से जानते हैं। किस नाम जानते हैं? रास बेड़ा। और रहस में होता क्या है? इसमें श्री कृष्ण भगवान की लीलाओं का क्या किया जाता है? मंचन किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? रहस के मंच को क्या कहा जाता है? वही अभी जस्ट मैंने बताया, रहस के मंच को क्या बोलते हैं? रास बेड़ा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रास बेड़ा। और अभी जस्ट हमने देखा कि रहस है वो आपका उत्तर प्रदेश के रासलीला पर आधारित है ना। और रहस के लिए जो मंच होता है उसको रास बेड़ा के नाम से जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं, हमारा नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन छत्तीसगढ़ी लोक रंगमंच नाचा के भीष्म पितामह माने जाते हैं? क्या पूछा गया? नाचा के भीष्म पितामह रामचंद्र देशमुख, महासिंह चंद्राकर, केदार यादव और दुलार सिंह मंदराजी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? दाऊ दुलार सिंह मंदराजी। दाऊ दुलार सिंह मंदराजी को हमारे छत्तीसगढ़ में नाचा के भीष्म पितामह के नाम से जानते हैं। दाऊ दुलार सिंह मंदराजी ने सबसे पहले रवेली नाचा पार्टी, रवेली नाचा पार्टी का गठन किया था। किसका? रवेली नाचा पार्टी का गठन किया था। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसीलिए इसको हमारे छत्तीसगढ़ में नाचा पार्टी के या नाचा के भीष्म पितामह के नाम से जानते हैं। बाकी रामचंद्र देशमुख इन्होंने 2 नाचा पार्टी का गठन किया है। एक तो आपको ध्यान रखना है चंदैनी गोंदा नाचा पार्टी, चंदैनी गोंदा। और एक और आपको ध्यान रखना है
पहला हो जाएगा आपका चंदैनी गोंदा नाचा पार्टी रामचंद्र देशमुख का, है ना। और एक और आपको ध्यान रखना है, एक और देहाती कला मंच, छत्तीसगढ़ देहाती कला मंच, छत्तीसगढ़ देहाती कला मंच और चंदैनी गोंदा, ठीक है ये। और महासी चंद्राकर का आपको ध्यान रखना है, महासी चंद्राकर का सोनहा बिहान, क्या सोनहा बिहान, ये सोनहा बिहान हो जाएगा, ठीक है जी ये। तो क्वेश्चन क्या था कि निम्नलिखित में से कौन आपका छत्तीसगढ़ लोक रंगमंच नाचा के भीष्म पितामह माने जाते हैं? तो दुलार सिंह मंदराजी। बाकी महासी चंद्राकर के नाचा पार्टी का नाम सोनहा बिहान है, और रामचंद्र देशमुख का चंदैनी गोंडा, और छत्तीसगढ़ देहाती कला मंच, ठीक है, ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा बस्तर की जनजाति का एक शिकार नृत्य है? कर्मा नृत्य, हुल्की पाटा, डंडामी नृत्य और माओ पाटा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जी माओ पाटा। जो माओ पाटा जो नृत्य है ये आपका एक शिकार नृत्य है। इसमें आपका जंगली भैंसे और सांभर के शिकार का मंचन किया जाता है, ठीक है। इस नृत्य में जंगली भैंसे और सांभर के शिकार का मंचन किया जाता है, तो इसीलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, हमारा नेक्स्ट प्रश्न क्या है देखते हैं। निम्न कथन पढ़कर संयुक्त उत्तर चुनिए। बस्तर की जनजाति में भद्रा नाट प्रचलित है, बिल्कुल सही है ना। और इसी भद्रा नाट को उड़िया नाट के नाम से भी जानते हैं, ध्यान रखना है। दूसरा, भद्रा नाट की कथा वस्तु पौराणिक घटना है, बिल्कुल सही है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तीसरा, भद्रा नाट में सभी कलाकार पुरुष होते हैं, बिल्कुल सही है। भद्रा नाट में जितने जो कलाकार होते हैं सब पुरुष होते हैं। इसमें महिलाओं की भूमिका भी पुरुष लोग ही निभाते हैं, इसलिए इसमें महिला कलाकार नहीं होते हैं। और भद्रा नाट में जितने जो पुरुष कलाकार होते हैं उसको नाट कुरिया के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? नाट कुरिया। और इसी भद्रा नाट को बस्तर अंचल में आदिवासी थिएटर के नाम से भी जाना जाता है। तो इसमें तीनों कथन सही है, पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, तीसरा भी सही है। तो इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन, कि 1, 2 एवं 3 ये तीनों आपका सही है। तीनों क्या आपका सही है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, आगे हमारा नेक्स्ट प्रश्न क्या है देखते हैं। छत्तीसगढ़ में गम्मत एवं नाचा जैसे लोक नाट्य का प्रारंभ किस शासनकाल में हुआ था? तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। तो मराठा काल, मराठा काल से ही क्या हुआ है? छत्तीसगढ़ में गम्मत एवं नाचा जैसे लोक नाट्य का प्रारंभ है वो हो गया है ना। इस क्वेश्चन का आंसर आपका ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, हमारा नेक्स्ट प्रश्न क्या है। राज्य के किस नृत्य में नर्तक कलाबाजी करते हैं और पिरामिड बनाते हैं? आप सभी को पता चल गया होगा, इसका सही आंसर होगा आपका पंथी नृत्य। पंथी नृत्य में क्या करते हैं, जो कलाकार होते हैं वो पिरामिड का निर्माण करते हैं, कलाबाजी करते हैं। और जो पंथी नृत्य है आप सभी को पता होगा, गुरु घासीदास के जीवन पर आधारित एक गीत है पंथी गीत, और उसी पंथी गीत को गाते हुए पंथी नृत्य को किया जाता है। आपका पंथी सतनाम पंथ के लोग हैं वो एक जत खाम बनाते हैं, इसी जत खाम के चारों ओर घूम घूम कर क्या करते हैं? नृत्य करते हैं, ये आपको पता होगा, है ना। और ये जो पंथी नृत्य होता है स्टार्टिंग में स्लो गति से होता है, धीरे धीरे होता है, लेकिन जैसे जैसे समय बीतते जाता है जो नृत्य करने की गति है वो बढ़ती जाती है। तो क्वेश्चन आता है कि द्रुत गति से चलने वाले नृत्य कौन सा है? तो आपको पंथी नृत्य है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और आप सभी को पता होगा देवदास बंजारे जी को हमारे छत्तीसगढ़ में पंथी नृत्य के भीष्म पितामह के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो राज्य के किस नृत्य में नर्तक कलाबाजी करते हैं और पिरामिड बनाते हैं? तो पंथी नृत्य हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, हमारा नेक्स्ट प्रश्न क्या दिखते हैं। इस राज्य के निम्नलिखित में से किस लोकगीत में मुख्यतः मांदर और झांझ, अभी झांझ संगीत उपकरणों का प्रयोग किया जाता है? इससे पहले मैंने इसका आंसर कराया था, पंडवानी, भरथरी, ढोला मारू और पंथी, है ना। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा आपका पंथी हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका जी? पंथी। पंथी नृत्य है, इसमें वाद्य यंत्र के रूप में किसका प्रयोग होता है? आपका मांदर और झांझ, ठीक है। मांदर और झांझ का प्रयोग होता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। पंडवानी में आपको याद रखना है तंबूरा और खड़ताल का खड़ताल का प्रयोग किस में होता है? पंडवानी में। भरथरी में आपको ध्यान रखना है सारंगी और इकतारा। वाद्य यंत्र से भी क्वेश्चन आते हैं तो अच्छे से आपको ध्यान रखना है। पंडवानी में तंबूरा और खड़ताल, भरथरी में सारंगी और इकतारा, ठीक है। और इसके बाद है पंथी में आपका मांदर और झांझ। उसके बाद देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका। इस राज्य के जनजातीय लोगों द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य किया जाता है जो कृषि परंपरा पर आधारित है? तो आप सभी को पता होगा कृषि की देवी कर्मसेनी को खुश करने के लिए कर्मा नृत्य किया जाता है। कौन सा नृत्य किया जाता है? कर्मा नृत्य किया जाता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा आपका ए ऑप्शन, कर्मा नृत्य। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। गौड़ सिंह नृत्य किस जनजाति से संबंधित है? दंदामी माड़िया, अबुझ माड़िया, भत्रा और हलबा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? जो गौड़ सिंह नृत्य है ये आपका दंडामी माड़िया जनजाति से संबंधित है ना। और दंडामी माड़िया जनजाति का संकेंद्र हमारे छत्तीसगढ़ में बस्तर संभाग में है, बस्तर अंचल में है। और इसी गौड़ सिंह नृत्य को आपका वेरियर एल्विन ने विश्व का सर्वश्रेष्ठ नृत्य भी माना है। और इसी गौड़ सिंह नृत्य को आपका बायसन हार नृत्य के नाम से भी जानते हैं,
और इसको जात्रा पर्व के दौरान किया जाता है ना। गौर सिंह या बैसनहार नृत्य इसको जात्रा पर्व के दौरान दंडामी माड़िया जनजाति के द्वारा किया जाता है और इसी नृत्य को वेरियर एल्विन के द्वारा विश्व का सर्वश्रेष्ठ नृत्य माना है, ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, आगे हमारा नेक्स्ट प्रश्न क्या है देखते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। मुरिया जनजाति कौन सा नृत्य करते हैं? कर्मा, मांदरी, सरहुल, सैला। तो मुरिया जनजाति के द्वारा बहुत सारा नृत्य किया जाता है, इसलिए तो मुरिया जनजाति को आपका छत्तीसगढ़ में सांस्कृतिक रूप से सबसे संपन्न जनजाति माना जाता है। तो इसका सही आंसर होगा आपका मांदरी हो जाएगा। मांदरी के साथ साथ मुरिया जनजाति के लोग, आप सुनिएगा, मुरिया जनजाति के लोग करते हैं आपका मांदरे नृत्य, ककसार नृत्य, एबालतो नृत्य, हुल्की पाटा नृत्य, घोटुल पाटा नृत्य, हर रन्ना नृत्य, कोकरेंग नृत्य, है ना, गेड़ी नृत्य, इन सभी नृत्यों को मुरिया जनजाति के द्वारा किया जाता है। इसीलिए इतने सारे नृत्य करते हैं, इसलिए मुरिया जनजाति को हमारे छत्तीसगढ़ में सांस्कृतिक रूप से सबसे संपन्न जनजाति माना जाता है। आगे बढ़ते हैं, हमारा नेक्स्ट प्रश्न क्या देखते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न क्या देखते हैं, बिल्मा किस जनजाति से संबंधित है? बिल्मा नृत्य को बैगा जनजाति के द्वारा किया जाता है आपका विजयदशमी के अवसर पर, है ना। तो बैगा और गोंड, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा आपका बी, बैगा और गोंड जनजाति के द्वारा बिल्मा नृत्य किया जाता है किस अवसर पर? आपका विजयदशमी के अवसर पर। आगे बढ़ते हैं, आगे हमारा नेक्स्ट प्रश्न क्या देखते हैं, छत्तीसगढ़ में बैगा आदिवासियों के विवाह नृत्य को क्या कहते हैं? तो जो बैगा जनजाति के लोग हैं वो लोग विवाह में एक नृत्य करते हैं, विवाह की एक रस्म होता है परघौनी, है ना, परघौनी रस्म। जब बारात वाले जाते हैं तो बारात का परघाते हैं, बारात को परघाते हैं, है ना, तो उसी को बोलते हैं परघौनी। तो परघौनी के समय जो नृत्य करते हैं उसी को परघौनी नृत्य करते हैं और इसको कौन लोग करते हैं? बैगा जनजाति के लोग। तो याद रखना, छत्तीसगढ़ में बैगा आदिवासियों के विवाह नृत्य को क्या कहते हैं? तो आपको ध्यान रखना, परघौनी नृत्य। क्या कहते हैं? परघौनी नृत्य, ये आपको याद रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। और एक चीज़ और ध्यान रखना, ये जो परघौनी नृत्य होता है इसको हाथी की मुद्रा बनाकर किया जाता है। किसकी मुद्रा बनाकर? हाथी की मुद्रा बनाकर इस नृत्य को किया जाता है, ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। देखिए, उराव जनजाति कौन सा नृत्य करते हैं? उराव जनजाति के लोग सरहुल नृत्य, पहले बताया था, साल के वृक्ष में जब फूल आता है तो उसी का प्रसन्नता जाहिर करने के लिए उराव जनजाति के लोग सरहुल नृत्य करते हैं। सरहुल पर्व भी है, सरहुल गीत भी है, मैंने बताया था। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न क्या है, दमनश नृत्य है ये पहाड़ी किस जनजाति के द्वारा किया जाता है? तो ए है बैगा, बी पहाड़ी कोरवा, सी माड़िया और डी मुड़िया। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा आपका? पहाड़ी कोरवा जनजाति के द्वारा दमनश नृत्य किया जाता है और ये इसको किस समय करते हैं? इसको विवाह के समय में किया जाता है। और ये जो नृत्य है हमारे छत्तीसगढ़ का सबसे भयानक नृत्य है, यह नृत्य हमारे छत्तीसगढ़ का सबसे भयानक नृत्य है, ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न में। नेक्स्ट प्रश्न क्या देखते हैं, निम्नलिखित में से किस जनजाति में कोल दहका, नाम से समझ में आ रहा है कोल दहका, तो जाहिर सी बात है कोल दहका नृत्य को कौन लोग करेंगे? कोल जनजाति के लोग करते हैं। और कोल जनजाति का विस्तार हमारे छत्तीसगढ़ में कोरिया अंचल में है, कोरिया जिला में है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। इस राज्य के निम्नलिखित में से किस जनजाति से परम लोक नृत्य संबंधित है? क्वेश्चन पूछा गया था कि किस नृत्य को सैन्य नृत्य के नाम से जानते हैं? तो आपको ध्यान रखना जी, परम नृत्य को ही आपका सैन्य नृत्य के नाम से जानते हैं। और इस परम नृत्य को कौन लोग करते हैं? तो परजा या धुरवा जनजाति के लोग करते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। वैसे देखा जाए तो दोनों अलग अलग जनजाति नहीं है, दोनों एक ही है, परजा और धुरवा एक ही है, आपको ध्यान रखना है। तो परजा या धुरवा जनजाति के द्वारा इसको किया जाता है। तो ऑप्शन देखिए, इसका सही ऑप्शन होगा बी ऑप्शन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न क्या है हमारा, देखिए नेक्स्ट प्रश्न है, सैला नृत्य कौन करते हैं? तो सैला नृत्य कौन करेंगे? बैगा, कमार, मुरिया, उराव। तो सैला नृत्य को किया जाता है बैगा जनजाति के द्वारा। किसके द्वारा? बैगा जनजाति के द्वारा, ठीक है। आपका इसको विजयदशमी और आपका दिवाली के समय में सैला नृत्य को करते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न में। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, हल षष्ठी त्यौहार क्यों मनाया जाता है? अच्छी फसल के लिए, पति की दीर्घायु के लिए, पुत्र की दीर्घायु के लिए, सुख संपत्ति के लिए। तो जो हल षष्ठी त्यौहार मनाते हैं, ये जो संतानवती जो महिलाएं होती है वो अपने संतान की दीर्घायु की कामना के लिए क्या करते हैं? हल षष्ठी त्यौहार मनाती है। इसी को आप कमरछठ त्यौहार के नाम से भी जानते हैं, है ना। आप सभी को पता होगा कमरछठ त्यौहार का आयोजन हमारे छत्तीसगढ़ अंचल में भादो माह में कृष्ण पक्ष षष्ठी को होता है, हल षष्ठी। इस दिन पसहर चावल का विशेष महत्व होता है, गाय के दूध का सेवन नहीं किया जाता है, आपका 5 प्रकार की भाजी की सब्जी बनाई जाती है, ये सब आपको पता होगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर पुत्र की दीर्घायु के लिए। और आपका पति की दीर्घायु के लिए तो आपका तीजा व्रत रखते हैं, जिसको हरतालिका व्रत के नाम से भी जानते हैं, है ना। ये तो तीजा में आ जाएगा, लेकिन पुत्र की दीर्घायु के लिए हल षष्ठी व्रत रखा जाता है। आगे बढ़ते हैं, आगे हमारा नेक्स्ट प्रश्न क्या है, छत्तीसगढ़ में भादो अमावस्या को कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? भादो माह की अमावस्या को कौन सा त्यौहार मनाते हैं? ऑप्शन है आपका हरेली, पितृमोक्ष, नवाखाई और पोला।
तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, भादो माह की अमावस्या को मनाया जाता है पोला। पोला पोला में जो किसान है अपने बैलों को सजाकर उसकी पूजा करते हैं, अर्थात जो किसान है वो बैलों के प्रति आभार व्यक्त करने के लिए क्या करते हैं, इस पर्व को मनाते हैं। ठीक है, इस दिन